नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सक्षम अकादमी में। और आज हमारे पास भाई जो लास्ट सैटरडे कल जो आपका टारगेट टेस्ट हुआ संस्थान में पॉलिटी से संबंधित कुछ चैप्टर यहाँ पर शुरुआती थे, तो वो आपके पास यहाँ पर इस वीडियो, वैसे तो इसने लाइव होना था बट इतना थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया, तो रिकॉर्डेड वीडियो आपके बीच में है। जो भी डाउट्स वगैरह है क्लियर होंगे। जो लोग संस्थान में आते हैं खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि यहाँ पर हो सकता कुछ चीज़ें लिमिटेड आपको कराई जाएं या कुछ चीज़ें मिस हो जाएं, लेकिन अगर आप किताब ढूंढोगे, किताब खोलोगे ना इससे पेपर को साथ में रख के, तो बहुत अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं। पहला था कि कांग्रेस के कार्यकारी दल में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा था। देखो, जेल नेहरू का कहना था कि भाई जो संविधान सभा का गठन होगा वो क्या होगा, वयस्क मताधिकार पर किया जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास एम.एन. रॉय मिलते हैं। तो 1934 में संविधान सभा के गठन का, संविधान सभा के गठन का औपचारिक विचार, संविधान सभा के गठन का औपचारिक विचार दिया जाता है एम.एन. रॉय के द्वारा। इसका प्रतिपादन भी जेल नेहरू के द्वारा मिलता है 1939 में। हाँ, महात्मा गांधी ने क्या कहा था। महात्मा गांधी की अगर हम बात करेंगे तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जो आपका जो संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ठीक है, इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा, भारतीयों की इच्छानुसार होगा। ठीक है, 1922 के आसपास यहाँ पर महात्मा गांधी का ये विचार आता है। संविधान से संबंधित जो आपका शुरुआती चीज़ें आती हैं सामने। ठीक है, तो इनको ध्यान रखेंगे भाई। चलिए आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था। यहाँ पर लॉर्ड विस्काउंट साइमन आते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड, जिन्होंने कि संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय का। देखो, दो तरीके से चीज़ें आती हैं भाई कि भारतीयों के लिए संविधान सभा बनाई गई, तो हमने उसको अच्छे वे में देखा। ब्रिटिशों ने थोड़ा बहुत इसकी आलोचना की और विस्काउंट साइमन का यहाँ पर नाम आता है, जिन्होंने इसको क्या कहा, हिंदुओं का निकाय कहा है। विंस्टन चर्चिल ने भी इसके लिए यहाँ पर कहा कि एक प्रमुख समुदाय का नेतृत्व कर रही है। ठीक है, कि जो संविधान सभा है वो एकमात्र पूरे देश में एकमात्र प्रमुख समुदाय, यानी जो पढ़े लिखे समुदाय इस तरीके से, तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा है। ठीक है, बाकी भाई आपका आगे आएंगे अभी चीज़ें संविधान वगैरह में जो कथन वगैरह मिलेंगे तो इनको हम वहाँ पर देखेंगे। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज़ आती है जी ऑस्टिन में। जी ऑस्टिन ने क्या कहा था कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा को क्या कहा, कांग्रेस, वह कांग्रेस क्या है, भारत है। संविधान सभा को कांग्रेस कहा और कांग्रेस को क्या कहा, भारत कहा है। किसने, जी ऑस्टिन ने। तो ये संविधान सभा से संबंधित दो तीन कथन थे। इनको जरूर आपने लिखा होगा, जो लोग आते हैं, जो लोग नहीं भी आते हैं संस्थान में या फिर नहीं जुड़े हैं प्रैक्टिस सेट वगैरह में, तो इनको साथ साथ में लिखते रहे। मैं हमेशा कहता हूँ जो भी क्लास आप देख रहे हो हर क्लास में कॉपी पेन अपना साथ रखो, क्योंकि देखी हुई चीज़ें ठीक है एक समय देखी तो उसके बाद पता नहीं कब दिखे, लेकिन आपके पास अगर नोट्स वगैरह हैं, जो भी देखो अभी एग्जाम होने वाला है तो उस चीज़ के लिए 2-2.5 महीना जो भी आपके पास रहेगा उसमें एक नोट्स बनाओ इन चीज़ों का एक कॉपी में, ताकि पेपर के टाइम पे लास्ट टाइम है ना, अब इधर उधर ना भटकना पड़े, आपको एक कॉपी में मिले। आपको जो टारगेट दिए जा रहे हैं, जो लोग आपका टेलीग्राम वगैरह में जुड़े हैं तो वहाँ पर हम मंडे को टारगेट वगैरह बता देंगे, तो उसको आप लोग भी तैयार करते रहे जो लोग यहाँ पर नहीं आते हैं, क्योंकि शनिवार को तो आपका यही सोल्यूशन आपको मिलने वाला है लाइव क्लास वगैरह में, आपको पता है। ठीक है, तो एक बार जब टॉपिक का बहाना आपको दिया जा रहा है उसको पढ़ो तो सही क्लियर करके। लुसेंट ठीक है, अलग चीज़ है, लेकिन थोड़ा डीप में जाओ क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से बन रहे हैं, तो देखो इन चीज़ों को। चलिए फिलहाल हमारे पास तीसरा कौन सा कथन सही है। पहला था कि कैबिनेट योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 में आई थी, भारतीय संविधान के लिए क्या निर्वाचन वगैरह की बात की गई थी। दूसरा यहाँ पर आता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर किया गया। तो कहीं ना कहीं यही यहाँ पर आपका आधार दिया गया, वयस्क मताधिकार को टाला गया और इस तरीके से जो भी आपका प्रांतीय विधानसभाओं में सदस्य चुने गए थे उन्हीं के आधार पर यहाँ पर इनको चुना गया। तो दोनों सही है। अभी तक तीसरा कहता है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। हाँ, 292 में क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। 292 में आपके पास क्या मिल जाते हैं, चुनाव संपन्न करवाए गए थे। तो इन चुनाव में आपने जो भी आपका देखा हो कि लास्ट टाइम पे भाई यहाँ पर क्या मिल जाता है आपको कि सबसे ज़्यादा जो सीटें थी वो आपके पास, अगला ही क्वेश्चन है वैसे तो, देश रियासत वगैरह को दी गई थी। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 1 और 2। अगले से ही देखते हैं।
हमारे पास है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक सीटें आवंटित की गई। अभी जो मैंने कहा है कि 292 सीटों में जो चुनाव हुए उसमें आपके पास ऑप्शन नंबर 4 देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को जो है ना सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका सीटें दी गई हैं। 93 सीटें यहाँ पर इनको मिलती हैं, 93 सीटें, ठीक है। बाकी तो यहाँ चीफ कमिश्नरी की बात करेंगे तो चीफ कमिश्नरी को भी यहाँ पर आपके पास कितने थे, 4 सीटें वगैरह कुछ यहाँ पर आपके पास मिल जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं कि संविधान सभा के संबंध में सही है। पहला कि संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय था, ठीक है भाई, कि अलग अलग दल से यहाँ पर आपने देखा हो ना कि मुस्लिम लीग आ जाती है, बाकी अलग अलग दी कुछ आपका निर्विरोध वगैरह मतलब निर्दलीय लोग थे, तो ठीक है बहुदलीय निकाय माना जाता है इसको। दूसरे संविधान सभा में फ्रैंक एंथोनी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। यहाँ पर फारसी समुदाय की बात करेंगे तो कोई PH मोदी मिलते हैं। PH मोदी ने नेतृत्व किया था किसका, पारसी समुदाय का। और फ्रैंक एंथोनी, ये फ्रैंक एंथोनी वही थे जिनको फिर स्थायी उपाध्यक्ष उपसभापति चुना गया था पहली बैठक में, पता है ना सभी को। तो फ्रैंक एंथोनी ने आंग्ल भारतीय समुदाय, ठीक है, आंग्ल भारतीय समुदाय का क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो अभी हमारे पास पहला वाला तो सही हो गया, दूसरा वाला आपके पास यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत। तीसरे वाले की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा में शामिल नहीं थे। बिल्कुल ये भी सही है कि ये आपका शामिल नहीं थे, तो 1 और 3 इसका भी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ ध्यान रखना कि जो महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी भी शामिल नहीं थे, महात्मा गांधी भी शामिल नहीं थे इसमें संविधान सभा में। तो इन दो को स्पेशली किताबों में अलग से मेंशन किया हुआ मिल जाता है, क्योंकि भाई दोनों नेता आपके पास प्रसिद्ध रूप से मिल जाते हैं, प्रमुख रूप से ना। चलिए अगला था कौन सा कथन सही नहीं है, और ये बेसिक क्वेश्चन था, सभी को पता है। पहले स्टेटमेंट में भारतीय जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसकी पहली बैठक मुंबई में नहीं बल्कि आपके पास क्या थी, दिल्ली के चैम्बर्स हॉल वगैरह आपने पढ़ा होगा लगातार। चलिए तो यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा। बाकी तो पता ही है आपको कि 11 दिसंबर 46 को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। इससे पहले जो आपका 9 दिसंबर की सभा थी वहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा आपके पास क्या था, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा, संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने प्रतिभाग नहीं किया। तो इन चीज़ों को ना बस ये स्टेटमेंट वगैरह वाली चीज़ें होती हैं, इनको साथ साथ में आप लिखते रहें, बहुत आसानी से चीज़ें आपका हो जाएंगी। 7वां वाला है, थोड़ा सा इसको चेंज किया हुआ था ऑनलाइन वगैरह में, यहाँ पर इसको चेंज नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल वहाँ पर ऑफलाइन में फिर और कुछ चीज़ें करवाई गई थी, कहीं पर इसको जो है आपका कि यहाँ पर इसको चेंज करवाया गया था, लेकिन अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना उस आधार पर अगर हम देखेंगे तो पहला और दूसरा यहाँ पर इसका आंसर होना है, ठीक है, कि भाई पहला और दूसरा। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन में नहीं थे तो चेंज भी नहीं किए गए यहाँ पर स्लाइड में। हाँ, ऑनलाइन टेस्ट जिन्होंने दिया वहाँ पर जरूर आपका इस वाले में ऑप्शन में 4 होगा, 3 होगा, जो भी होगा, तो इसको सही कर देना कि 5 सदस्य महिला वहाँ पर क्या है मुस्लिम लीग से शामिल थी। तीसरा कहते हैं अंतरिम सरकार में अरुणा आसफ अली मुस्लिम लीग के सदस्य थी। तो अरुणा आसफ अली तो सदस्य ही नहीं थी, बात खत्म है ना। तो केवल यहाँ पर दो चीज़ें सही हैं। मुस्लिम लीग ने 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में शामिल होने का जो है फैसला लिया था। 8 आता कि निम्नलिखित में से सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में सम्मिलित नहीं किया गया था, वो ढूंढना है जो नहीं थे। तो इनमें अगर आपने पढ़ा होगा ना तो बलदेव सिंह आर्य हमारे पास एक मिलते हैं, जिनको कि इस 1946 वाले 2 सितंबर को 46 को बनी थी ना सरकार, सबसे प्रमुखता तो वायसराय को दी गई थी, उपाध्यक्ष फिर जेल नेहरू या फिर जो मंत्रिमंडल का प्रमुख वो उनको बनाया गया था, इस तरीके से कुछ मिल जाता है। तो रक्षा मंत्री से यहाँ पर आपका थे बलदेव सिंह आर्य और बाकी लोग नहीं थे। तो 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला भाई, ठीक हो जाएगा। चलिए अगर इसको, क्योंकि कहीं पर शायद इसको 1, 2, 3, 4 बोल्ड गलत होते हैं ना कभी कभार, तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, लेकिन इसको चेक करें ना 1, 2, 3 इसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। अगर कौन सा कथन सही है, पहला है कि बेगम एजाज रसूल संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम सदस्य थी, बिल्कुल सही है। दूसरा, संविधान सभा में कोई भी दलित महिला शामिल नहीं थी। यहां पर दलित महिला में दक्षयानी वेलायुधन का नाम मिलता है, एकमात्र दलित महिला दक्षयानी वेलायुधन। तो दक्षयानी वेश ध्यान रख लेना अगर कभी इस तरीके से आता है तो भाई दूसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा, केवल 1 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा हुआ था जो सही है। तो ये सही है, ये गलत है कि दलित महिला शामिल नहीं थी, वो तो थी एकमात्र कौन, दक्षयानी, यहां पर आप पास मिल जाएंगी। अगला चलते हैं आपका फटाफट से 10th पे कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे। भाई देखो, प्रारूप समिति के सदस्यों की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमारे पास कृष्ण स्वामी अय्यर मिल जाते हैं, ठीक है। इनको भी आपके पास पूरा नाम क्या मिल जाएगा, इनका भी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर,
अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर मिल जाते हैं, के मुंशी हो जाएंगे, एन माधव राव हो जाएंगे, ठीक है, एन माधव राव। चलिए, इसके अलावा हमारे पास, अच्छा फोर्थ वाला आंसर ये नहीं था, तो 1 2 3 यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला इसका यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास एक आपका गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर मिल जाते हैं, BL मित्रा और DP खेतान, BL मित्रा और DP खेतान। बाद में इन दोनों की जगह पर T कृष्णमाचारी और N माधवाचार्य ऐसे कुछ करके आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा इनको रिप्लेस करें तो DP की जगह पर थे T कृष्णमाचारी और BL मित्रा की जगह पर आपके पास मिल जाते हैं N माधव। एन माधव राव तो आपके पास पहले से ही है, तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना। हाँ, बट जो भी थे आपके पास मूल रूप से यहाँ पर 7 सदस्य, BR अम्बेडकर आपके पास क्या मिल जाते हैं, अध्यक्ष इसके मिल जाते हैं, ठीक है। तो मूल रूप से देखो बहुत दिक्कत होती है कि भाई किस तरीके से इनको याद रखें। बहुत आसान है। आसान कैसे है? सभी नामों में ना लगभग श्री कृष्ण के पर्यायवाची आपके पास मिल जाएंगे। कृष्ण स्वामी, KM मुंशी, मुंशी भी इनको ही कहा गया वैसे, माधव राव हो जाएंगे, माधव भी कृष्ण का नाम मिल जाएगा, गोपाल कृष्ण का नाम मिल जाएगा। अब 1 2 चीज़ें थोड़ा सा उनको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ठीक है, यानी थोड़ा बहुत इस तरीके, थोड़ा बहुत उस तरीके से, और जब बार बार देखोगे ना तो साथ ही तो नाम है ना। चलिए, 11th आता है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की समितियों में कौन सही नहीं है। तो मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी बिल्कुल सही है। पुरानी किताबों में झंडा समिति दिया हुआ था, जो अब ऑप्शन नंबर 2 के साथ हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। संचालन समिति में हो जाएगा आपके पास यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो एक झंडा समिति, मैंने अभी कहा आपको झंडा समिति, और एक देसी रियासतों से संबंधित समिति, देसी रियासत संबंधी समिति आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर 4 में भी प्रक्रिया नियम समिति या केवल नियम समिति कभी कभार आ जाएगी, तो वहाँ पर भी आपके पास क्या नाम मिल जाएगा, राजेंद्र प्रसाद का। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाता है, जो सही नहीं था। BR अम्बेडकर केवल एक वही प्रारूप समिति आपके पास आ जाती है, तो उसी के अध्यक्ष वगैरह आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट 11th आपके पास एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान का अंतिम प्रारूप संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया। अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948, यानी ऑप्शन नंबर 2 में आ जाएगा। 4 नवंबर 1948 को आ जाएगा। और फिर पहले अगर देखें तो 21 फरवरी और 26 अक्टूबर को ही आता है। 21 फरवरी 1948, 26 अक्टूबर 1948, और तीसरा या अंतिम आपके पास 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप यहाँ पर दिया गया। और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास 26 नवंबर 1949 में उस प्रारूप को क्या किया गया, अंतिम रूप से स्वीकार किया गया। पता ना आपको, यहीं पर आपका कुछ आर्टिकल आपका लागू हो जाते हैं, है ना, तो ये चीज़ आपके पास मिल जाएगी भाई। आंसर इसका 2 वाला। और हाँ, जो ठीक है, 13 आता है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, और इस तिथि को भारत के राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर मतलब निर्धारित किया जाता है। 14 आता है भाई कि कौन से प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे। यानी वही अभी मैंने कहा ना कि भाई शुरुआती चरणों में क्या क्या थे जो आपका यहाँ पर लागू हो गए थे। तो यहाँ पर आपका नागरिकता मिल जाता है, नागरिकता से संबंधित कुछ आर्टिकल यहाँ पर आपके पास मिल जाते हैं। आर्टिकल 3, आर्टिकल 6, 7, 8, 9, ये कुछ आर्टिकल थे जो यहाँ पर नागरिकता से संबंधित हो चुके थे। चुनाव से 324 में ना चुनाव निर्वाचन वाला ये भी था। संक्रमणकालीन प्रावधान, जो संक्रमणकालीन प्रावधान है आपके पास, वो आपके पास मिल जाएगा 370 से 392 के बीच में, ऐसा कुछ मिलता है 370 से 392। तो यहाँ पर बहुत सारे जो आर्टिकल थे वो लागू हो चुके थे। हाँ, मूल अधिकार इसमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1, 2, 3 आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। मूल अधिकार 1949 में यहाँ पर आपका लागू नहीं हुए थे। तो पूर्ण रूप से कब हुए थे सभी को पता है ना, आपके पास 26 जनवरी 1950 को। 15 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जुलाई 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के लिए सामग्री तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति करी। तो बिल्कुल सही है, 8 जुलाई 1948 को ये आ जाएगा। और इस समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी नहीं थे, ये यहाँ पर आपका JL नेहरू मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल एक विकल्प था जो इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला हमारे पास आता है कि किसे संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया। कुछ लोगों ने इसका आंसर भीमराव अंबेडकर किया हुआ है। तो भाई आपको मैं बता दूं कि
वो तो प्रारूप समिति अलग थी, लेकिन मुख्य ड्राफ्टमैन की बात करेंगे तो एस एन मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनका नाम मिलता है कि इन्होंने पूरे संविधान को हाथ से लिखा था। देखो, आपसे एक पेपर का सॉल्यूशन नहीं लिखा जाता और इन्होंने पूरा संविधान हाथ से लिख दिया। सोचो जरा, है ना। हम 2 चैप्टर लिखते हैं, लगता है यार क्या ही लिखना, बेकार लिख रहा हूँ मैं, वन लाइनर बढ़िया है ना। तो सोचो जरा, अगर ये भी संविधान वन लाइनर में लिख लेते तो पता नहीं क्या क्या काम हो जाता भारत में संविधान का। चलिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, बहुत बढ़िया है। 368 आर्टिकल आपके पास मिल जाएगा। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से मिल जाएगा। संसदीय विशेषाधिकार, ये जो संसदीय विशेषाधिकार हमारे पास है, सभी को पता है कि भारत में जो शासन प्रणाली अपनाई गई वो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। और ये संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका ब्रिटेन की देन भारत में मिलती है। इसी से संबंधित कुछ चीज़ें आते हैं, कभी कभार थोड़ा सा घुमा फिरा के आ जाएगा ना कि भाई भारत में जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। संविधान में अगर हम प्रमुख की बात करेंगे तो राष्ट्रपति, और या फिर ये इस तरीके से आता है कि देश का प्रमुख राष्ट्रपति और सरकार का प्रधानमंत्री। ये सब प्रावधान कहाँ पर किए गए? तो ये सारे के सारे प्रावधान आपके पास ब्रिटेन से या उसी संसदीय प्रणाली के अंतर्गत आपके पास मिल जाते हैं। ठीक है जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधे सीधे तीसरा वाला, हाँ, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये पता क्या है? ये निर्वाचन से संबंधित है। 2 प्रणाली निर्वाचन से संबंधित, एक फर्स्ट पास द पोस्ट है और एक आपके पास यहाँ पर क्या है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आगे धीरे धीरे जब ये टॉपिक आगे बढ़ेगा वहां पर और डिटेल में इन चीज़ों के बारे में आएंगे। और जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है ये किसी थॉमस हेयर के द्वारा दिया गया, थॉमस हेयर के द्वारा इस प्रणाली को दिया गया है। इसमें तो यह भाई कि जीतने के लिए 50% प्लस 1 वोट होना जरूरी है। जो भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य और साथ साथ में लोक लेखा समिति के सदस्यों के निर्वाचन में ये प्रणाली काम आती है। लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है कि भाई जिसको सबसे ज़्यादा वोट वो विजयी, जैसे ग्राम पंचायत ग्राम सभा के चुनाव में होता है, आपका लोकसभा विधानसभा, यही तो चलता है कि जिसके पास चाहे परसेंट मायने नहीं रखेगा, जिसके पास 1 वोट भी ज़्यादा है तो वो सीधे सीधे क्या है, उसको विजयी घोषित किया जाता है। तो वो यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास चलते हैं 18 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। कुछ चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट करनी है। देखो, आपातकालीन उपबंध, वैसे अगर मैं बात करूँ आपात उपबंध की बात अगर मैं करता हूं तो आपात उपबंध सीधे सीधे आ जाएगा जर्मनी। यानी आपात उपबंध का मतलब क्या है? आर्टिकल 359। अगर आपने पढ़ा है आर्टिकल 358, 359 मुख्य रूप से कि जहां पर आपातकाल के समय राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मौलिक अधिकारों को रोक सकता है लागू होने से, आर्टिकल 20-21 के अतिरिक्त। ठीक है, तो वो ये आपका आपात उपबंध मिल जाएगा जर्मनी से। यहाँ पर केवल आपातकाल इसको होना था, लेकिन शायद ही आपका लक्ष्मीकांत बुक वगैरह है या फिर किताब में इसी तरीके से मिलता है, तो इसको ध्यान रखना। और वैसे भी ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फिर 1, 2, 3, 4 सभी के सभी यहाँ पर इसका आंसर बन रहा था। कुछ लोगों ने कहा लोक सेवा आयोग, तो भाई हमारे पास 1919 के अधिनियम के तहत था। ठीक है, जो ये भारत में जो आपका ये संवैधानिक विकास चलता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी तो रही होंगी जो हमारे पास 1858 से है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास 1909 से भी रही होंगी, लेकिन अंतिम रूप में हमारे पास 1935 का अधिनियम मिलता है। यही चीज़ें आगे भी बढ़ती रही, तो यहाँ की ये लोक सेवा आयोग वगैरह यहाँ भी आ गया और उसी को फिर आगे संविधान में शामिल किया गया। तो स्रोत वगैरह की अगर बात की जाए तो स्रोत में 1919 कभी नहीं आएगा, ये आएगा अगला वाला, लास्ट वाला। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आपका इस तरीके से ध्यान रखना। तो सभी के सभी इसमें मिल जाते हैं। आगे चलते हैं कि भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान आयरलैंड से नहीं लिया गया। राज्य के डीपीएसपी तत्व बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और निर्वाचन मंडल भी यहीं से मिल जाएगा भाई। ठीक है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ठीक है, ये भी यहीं से मिल जाएगा। नामांकन कौन सा पता है? वो 12 सदस्यों का। अच्छा, यहाँ पर 2 चीज़ें स्पष्ट रखना कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन अगर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की अगर बात की जाती है तो ये आपके पास साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है भाई, दोनों में फर्क है। ये वो 12 सदस्यों की बात कर रहा है आयरलैंड से, जो विभिन्न कला संस्कृति वगैरह विभिन्न क्षेत्रों से नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन ये बात वो कर रहा है जो बाकी सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, 4th आंसर हो जाएगा। परमाधिकार लेख की अगर हम बात करेंगे तो इसको ब्रिटेन की शासन प्रणाली या ब्रिटेन के कानून प्रणाली से स्वीकार किया गया भारत में।
20 आता है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है भाई? तो सभी है। संसदीय शासन प्रणाली में आपको बता चुका हूं कि जहां पर देश का प्रमुख क्या होगा, राष्ट्रपति, और राज्य सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। या फिर हम कहेंगे कि राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां हैं, वास्तविक शक्तियां किसके पास? मंत्रिपरिषद, या मंत्रिपरिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री के पास है। न्यायिक सर्वोच्चता है, ठीक है। कल्याणकारी नहीं, कल्याणकारी होना था इसने, कल्याणकारी राज्य वगैरह मिल जाएगा, डीपीएसपी वगैरह में आप पढ़ते ही हो इन चीज़ों को। तो 4th वाला हो जाएगा सभी के सभी। अगला हमारे पास चलता है 21 कि बी आर अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता कहा है? तो भाई डीपीएसपी तत्व जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में मिल जाते हैं, डीपीएसपी तत्वों को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? संविधान की अनूठी विशेषता यहां पर आपका कहा गया। ऐसे अगर हम यहां पर बात करेंगे तो हमारे पास डीपीएसपी के लिए और भी चीजें मिलती हैं कि यहां पर एक केटी शाह, शायद आगे क्वेश्चन में ऑप्शन में भी है कि केटी शाह ने इनको क्या कहा? भावनाओं का कूड़ाघर, भावनाओं का कूड़ाघर इनको कहा गया है। साथ साथ में यहां पर आपका एक जी ऑस्टिन का नाम आता है। जी ऑस्टिन ने डीपीएसपी को क्या कहा? राज्य की आत्मा। डीपीएसपी को राज्य की आत्मा कहा। देखो आत्मा वाली चीजें बहुत गड़बड़ कर देती है। भारतीय संविधान की मूल आत्मा या भारतीय संविधान की आत्मा अगर आता सिंपल सा, तो ये आ जाएगा आपके पास किसका? ठाकुरदास भार्गव का। अगर आता है कि आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? तो बी आर अंबेडकर। और डीपीएसपी को राज्य की आत्मा किसने कहा? तो जी ऑस्टिन का यहां पर आपको नाम मिल जाएगा। ठीक हो जाएगा भाई। चलिए आगे अगला हमारे पास है कि भारतीय संविधान को किसने वकीलों का स्वर्ग कहा है? तो वकीलों का स्वर्ग आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया। और कुछ स्टेटमेंट यहां पर आपके पास स्क्रीन पर है, उम्मीद है कि जरूर आपको दिख रहे होंगे जो भी स्टेटमेंट वगैरह है। पहला है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा, महात्मा गांधी, और ये आपका क्वेश्चन में आप देख चुके हो। ठीक है। दूसरा आपके पास यहां पर मिल जाता है कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, आइवर जेनिंग्स, ये आगे क्वेश्चन है आपके पास। तीसरा है कि भारतीय संविधान संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, अंबेडकर, ये भी आपके पास क्वेश्चन है आगे। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। अगला है कि यह विश्व का कौन? भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा व विस्तृत संविधान है, यह आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया है। यह वकीलों का स्वर्ग है और उधार का थैला है, यह भी आइवर जेनिंग्स के द्वारा मिल जाएगा। अगला स्टेटमेंट है कि यह सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज, भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा है किसने? जी ऑस्टिन ने। अगला भारतीय संविधान आवश्यकता से अधिक कठोर, इसको आइवर जेनिंग्स ने बताया भाई। फिर आता है अर्धसंघात्मक, तो ये आसानी से पता होना चाहिए, केसी वियर का। और अगला स्टेटमेंट फिर केसी वियर का आता है कि यह अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है, ये भी केसी वियर। और कुछ स्टेटमेंट आ जाते हैं जैसे विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री, तो ये भी आइवर जेनिंग्स का मिल जाएगा। और लास्ट में 2 स्टेटमेंट है, एक है कि अंतरिम सरकार को, जो भारत की अंतरिम सरकार थी, उसको जो है बी आर अंबेडकर ने क्या कहा कि एक देश की सरकार जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। अब 2 राष्ट्रों के वहाँ पर राष्ट्र, उसमें जो मुस्लिम लीग है उसके पास पाकिस्तान की मांग वगैरह आ गई थी, तो इस तरीके से उसको कहा गया है। ठीक है। हाँ, लास्ट स्टेटमेंट आता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट, ये कुछ अतिरिक्त फैक्ट वगैरह है तो उसको भी साथ साथ में ध्यान रखना। के संथानम के द्वारा जो एनडीसी है 1952 वाली, उसको सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना, और खाली स्क्रीनशॉट ही मतलब ध्यान रखना, सबसे पहले हटने वाली फोटोज यही मिलती है। मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ाई की जो आपने स्क्रीनशॉट लिया उसको तुरंत नोट डाउन करिए, क्योंकि भाई कल के भरोसे रहोगे ना तो वो कल कभी नहीं आएगा, पेपर में क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं हो पाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। देखो भविष्य मैंने देख लिया तो इसलिए उस पर काम करना बहुत जरूरी हो जाएगा। ठीक है। चलो आगे अगला आता है आपके पास 23। हाँ, तो हो तो गए यहाँ पर आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं। कथन सही है। तो भाई बी आर अम्बेडकर ने अंतरिम सरकार के संबंध में क्या कहा कि एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे। बी आर अम्बेडकर ने 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के संबंध में कहा है कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, और आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक है। ये सब अभी हम देख चुके हैं। अगला चलते हैं कि ये देखो टॉपिक में ये होता है कि बस एक चीज़ में कंप्लीट हो जाएंगी चीज़ें। अगला है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका का प्रारंभ हम भारत के लोग से होता है, ऑप्शन नंबर 2। हम भारत के लोग, ये आपका यूएन के चार्टर से लिया गया, यूएन के चार्टर से लिया गया। वहां पर हम अमेरिका के लोग इस तरीके से यूएन के लोग दिया गया, तो वहां पर भारत को जोड़ा गया उसमें सीधे सीधे।
25 है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो भाई हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने यहाँ पर भाग नहीं लिया था। हैदराबाद बिल्कुल भी भारत में जो है आपका भारत में शामिल होने के पक्ष में था ही नहीं, बिल्कुल भी। आपको पता ना यहाँ पर फिर आपके पास क्या सैनिक कार्यवाही की गई, जिसके तहत यहाँ पर आपके पास ऑपरेशन पोलो आ जाता है 1948 में। जूनागढ़ में जनमत संग्रह आ जाता है। कश्मीर में तो खैर राजा हरि सिंह के साथ हस्ताक्षर वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। तो हैदराबाद यहाँ पर आपका हैदराबाद का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था किसमें, संविधान सभा में। 26 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। बिल्कुल है भाई। संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है महाअधिकार पत्र, ठीक है। तो ये भी सही है। तीसरा कि मूल अधिकार के संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित है, यानी जो मौलिक अधिकार लिए गए वो अमेरिका के संविधान से लिए गए। तो अगर ये सारे सही हैं तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका भी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और सभी के सभी इसका भी क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है ना। चलिए आगे। अगला हमारे पास आता है क्वेश्चन कि संविधान की प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। देखो संविधान में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श पूछा गया तो सोवियत संघ या रूस से आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व आता है, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व का आदर्श की बात करेंगे तो वो आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट फ्रांस से हो जाएगा। अगला चलेंगे, प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। क्या आपको पता कि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, विचार और विश्वास की स्वतंत्रता मिल जाएगा। तो 4th इसका आंसर आता है, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक इन 3 न्याय की बात की गई है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है भाई। कितने प्रकार के न्याय, तो 3 प्रकार के, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय इसमें शामिल किए गए हैं। जबकि यहां पर आपके पास अवसर और प्रतिष्ठा की समता भी आ जाएगी। 2 समताएं भी हैं, अवसर और प्रतिष्ठा की, तो उसको भी आपको साथ साथ में याद रख लेना है, ठीक। चलिए आगे। 29 आता, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा। तो भाई प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया अर्नेस्ट बाकर ने, ठीक है। अब प्रस्तावना से संबंधित जो भी स्टेटमेंट है उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहले तो भारतीय संविधान जो प्रस्तावना में संविधान की मूल आत्मा है, एम हिदायतुल्लाह, गोलकनाथवाद में और ठाकुरदास भार्गव के द्वारा भी यहाँ पर कहा गया। प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था, के एम मुंशी ने। प्रस्तावना को संविधान सभा का परिचय पत्र आएगा तो NA पालकी वाला, ठीक है। अगला प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट अर्नेस्ट बाकर, कुंजी नोट वगैरह यहाँ पर ही मिल जाएगा। दीर्घकालीन सपनों का विचार अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा मिल जाएगा। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का सबसे सम्मानित हिस्सा कहा, यह भी ठाकुरदास भार्गव ने, ठीक है। और लास्ट यहाँ पर आ जाता है कि जो संविधान अगर शरीर है तो उद्देश्य का, यानी प्रस्तावना उसकी आत्मा, उद्देश्य का आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। तो ये सब आपका सुभाष कश्यप के द्वारा कुछ स्टेटमेंट आपका मिल जाते हैं। तो प्रस्तावना से संबंधित यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, इनको भी भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका और लिखिए इनको भी, तब जाके चीज़ें आपको आसानी से समझ आएंगी जितना आप रिविजन करोगे। 30 कि किसने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है। ये क्वेश्चन पटवारी में भी आया था जो कैंसिल हुआ था। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। प्रस्तावना को बेरुवाड़ीवाद 1960 में आता है और ये आंसर हो जाएगा कि इसने इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, और संविधान का भाग अगर नहीं है तो प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का संशोधन भी नहीं हो सकता, संशोधन भी नहीं हो सकता है। केशवानंद भारती बनाम 1973 आता है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन हुआ था। आपको पता ही है कि यहाँ पर फिर कहा गया कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, और जब अभिन्न अंग है तो इसमें भी क्या भी हो सकता है, संशोधन भी हो सकता है। और यहाँ पर तो ये कहा गया था भाई कि आप किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हो, बशर्ते उसका मूल ढांचा ना परिवर्तित नहीं होना चाहिए। गोलकनाथ बनाम की बात करेंगे तो 1967 में,
ये मौलिक अधिकारों से संबंधित था। भाई इसने कहा था क्या कि भाग 3 में क्या नहीं होने चाहिए, भाग 3 में संशोधन नहीं हो सकता। फिर आपका केशवानंद भारती बनाम आ जाता है, ठीक है, MR बोम्मई, आगे कहीं पर क्वेश्चन में इसको वहाँ पर मेंशन करेंगे। वैसे प्रस्तावना से संबंधित एक चीज़ और आती है, 1957 में भारत यूनियन बनाम यहाँ पर आपका मदन गोपाल, भारत यूनियन बनाम मदन गोपाल एक वाद आता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। परिवर्तित मतलब चेंज नहीं, वो परिवर्तित है, परिवर्तित मतलब लागू करना। देखो इस तरीके से यहाँ पर कुछ नहीं ये मिलता है कि अगर प्रस्तावना के किसी चीज़ का अगर हनन हो रहा है तो न्यायालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं, न्यायालय में इस प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास आता है प्रस्तावना के संबंध में, सही है। तो यहाँ पर भी भाई ये विधायिका को काट के हमने प्रस्तावना किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिल जाएगा प्रस्तावना विधायिका की शक्ति, बिल्कुल नहीं। अगर हम विधायिका की शक्ति की बात करेंगे, विधायिका यानी जो विधायन बना रहे संसद है ना, तो जो विधायिका की या संसद की जो शक्ति का स्रोत है वो तो क्या है, वो आपके पास क्या मिल जाएगा, भारत का संविधान मिल जाता है, भारत का संविधान। दूसरा कहता है प्रस्तावना विधायिका की शक्ति पर प्रतिबंधित नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई, ये बिल्कुल सही है। प्रस्तावना गैर न्यायिक है, अभी मैंने बताया ना 1957 वाला वाद, तो वहां पर यही कहा गया कि न्यायिक नहीं है, इसको न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो तब इसका 2, 3 ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही मिल जाएगा। अगला चलेंगे, प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। भाई 3 शब्द यहां पर जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्षता। देखो पंथ निरपेक्ष वही है क्या, धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष एक ही चीज है, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। लोकतांत्रिक शब्द इसमें नहीं जोड़ा गया था, ये पहले से था। लास्ट क्वेश्चन में इनका सीक्वेंस वगैरह लास्ट में कहीं पर उसको भी देखेंगे। अगला आता है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। देखो भाई 2 प्रकार के इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको स्पेशली राज्यों को मेंशन किया होता तो तब इसका 6th होता, लेकिन अभी नहीं है पेंशन, तो सीधे सीधे यहाँ पर आपके पास 5वीं में मिल जाएगा। और आप सभी ने पढ़ा होगा भाई अनुसूची वगैरह जो आपके पास मिल जाती है। 1 में भारत के राज्य संघ क्षेत्र मिल जाते हैं, 2 में संघ के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, 3 में उनकी शपथ मिल जाएगी, 4 में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, जबकि 5 की अगर हम बात करेंगे तो 5 में अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या मिल जाता है, 6ठे में आपके पास असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आगे क्वेश्चन वहाँ पे भी देखेंगे। ATM स्क्वायर करके इसको देखते हैं हम, छोड़ो उसको भी, ठीक है, वो मिल जाएगा। 7वीं में आपके पास क्या मिल जाएगा, केंद्र राज्य की शक्तियों का विभाजन, 3 सूचियाँ मिल जाती। 8वीं में मान्यता प्राप्त भाषाएं। 9वीं में आपके पास भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून मिल जाते हैं। 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंचायत और 12वीं में नगर निकाय से संबंधित यहाँ पर आपके पास चीज़ें मिल जाती हैं, वो आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट आता है 34, कौन सही सुमेलित नहीं। हाँ, तो यहाँ पर बात करते हैं 10वीं अनुसूची 1985 मिल जाएगा आपके पास, 52वां संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची 92, ठीक है। वैसे 92, 93 दोनों जगह पर ये मिल जाती है, तो 92 में ये आपका संशोधन था, 93 में लागू वगैरह मिल जाता है, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची आपके पास मिल जाएगी। 73वां संविधान संशोधन, ये 74वां संविधान संशोधन, 9वीं 1951 में प्रथम संविधान संशोधन, तो 4th वाला इसका यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। मूल संविधान में कितनी मिलती है, मूल संविधान में केवल और केवल हमारे पास 8 अनुसूचियाँ थी, फिर 9 आपका पहले से उसमें आ जाएंगी, 9, 10, 11, 12 सारी की सारी यहाँ पर आपके पास मेंशन है, ठीक है ना। संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल, देखो संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय शामिल थे, और ये बढ़कर वर्तमान में कितने हो गए, 100 विषय आपके पास यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर हम राज्य सूची की बात करेंगे तो राज्य सूची में हमारे पास कितने मिल जाते थे, 66, और अब कितने हो गए, 61। वहीं अगर हम बात करेंगे समवर्ती सूची की, समवर्ती में 47 थे, और अब जाके आपका 52 यहाँ पर विषय इसमें शामिल किए गए हैं। अगला चलते हैं 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। सभी को पता 21वें संविधान संशोधन 1967 में कौन सी, सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। फिर आपका 71st एडी एक्ट 1992 में आपके पास क्या मिल जाएगा, नेपाली मिल जाएगा, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी।
नमक, इस तरीके से भी याद रखा बहुत सारे लोगों ने। 92वें संविधान संशोधन 2003 की बात करेंगे तो हमारे पास 4 भाषाएं मिल जाएंगी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, है ना। तो 4 ही हो गई, 4 3 7 और 1 8, तो कुल 8 जो है संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। 14 हमारे पास मूल संविधान में थी। और यहाँ से लगभग क्वेश्चन आते रहते हैं, देखो यहाँ पर भी आ जाएगा, हिंदी वगैरह में भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास आता है कि राज्य के 4 प्रमुख तत्वों में शामिल नहीं है। देखो राज्य के 4 प्रमुख तत्वों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें संविधान शामिल नहीं है। चौथी चीज यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगी, चौथी चीज यहाँ पर आपका जनसंख्या। संप्रभुता, संप्रभु यानी कि भारत जो आपका पास जो भारत है वो अपने डिसीजन लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, मतलब इस तरीके से यहाँ पर आपके पास चीज़ें मिल जाती हैं। फिर आपके पास भूभाग यानी जो भारतीय क्षेत्र वगैरह आपके पास मिल जाएगा, जनसंख्या मिल जाएगा, और सरकार वगैरह यहाँ पर आपका सब शामिल इसमें मिल जाती है, ठीक हो जाएगा। चलिए अगला हमारे पास आता है कथन कारण। भारत एक पूर्ण संप्रभुता देश नहीं है। गलत है बिल्कुल। क्यों? कि भारतीय तो संप्रभुता है, आपने प्रस्तावना में भी पढ़ा है कि जो अपने डिसीजन स्वतंत्र ले सकता है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है जिसके कारण भारत की संप्रभुता कम होती, नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों गलत हो जाते हैं। क्यों? देखो, हाँ राष्ट्रमंडल का सदस्य जरूर है, लेकिन राष्ट्रमंडल में क्या है, भारत की स्वैच्छिक सदस्यता है, स्वैच्छिक सदस्यता है, वो अपने डिसीजन पे वहाँ पर आपका भारत जो है शामिल हुआ है स्वतंत्र रूप से, तो वो बिल्कुल संप्रभुता को कम नहीं करता है भाई, ठीक है। नए राज्यों का प्रवेश, देखो नए राज्यों का प्रवेश आपके पास 2 में मिल जाएगा। नए राज्यों के निर्माण की बात करेंगे तो 3 में है भाई, ठीक है। 2 और 3 के तहत गठित राज्य जो होंगे उनमें उनको संविधान संशोधन के तहत नहीं रखा गया, ये चौथा आर्टिकल आपके पास कहता है। लेकिन फिर चौथे आर्टिकल में ये भी आपके पास चीज़ें मिल जाएंगी कि भाई अगर कोई भूभाग किसी देश के साथ स्थानांतरित करना है तो तब उसको संविधान संशोधन माना जाएगा। 100वां संविधान संशोधन हमने देखा ना कि जो आपका बांग्लादेश के साथ भूमि समझौता वगैरह हुआ तो वहाँ पर मिल जाएगा। थोड़ा सा इनको ध्यान रखना। नए राज्य का प्रवेश, प्रवेश का मतलब क्या है कि भारत की सीमा के बाहर किसी राज्य क्षेत्र को अगर भारत में मिलाना है, तो माना श्रीलंका को भारत में मिलाना है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि आर्टिकल 2। लेकिन अंदर के ही राज्यों से मिलकर अगर हमें कोई राज्य यहाँ पर आपका बनाना है, जैसे उत्तराखंड बना था यूपी वगैरह को तोड़ मरोड़ कर, तो तब वो आपका 3 में आ जाएगा। जब बाहरी भूभाग को शामिल किया जाएगा तो जरूरी नहीं कि हमें भारत के बाहर का जो क्षेत्र है उसके नामों को चेंज करना है, बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है। लेकिन अंदर के राज्यों में क्या है, नया राज्य बनेगा, उसका नाम देना पड़ेगा। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है तो नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, निर्माण, गठन वगैरह सब 3 में। प्रवेश आ जाएगा तो आर्टिकल 2 में आप पास यहाँ पर मिल जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला आता है कि कौन सा कथन सही है। भाषाई प्रांत आयोग का गठन एस.के. धर की अध्यक्षता में किया गया था। 1947 में इसकी अध्यक्षता मतलब इसका गठन किया गया था। 48 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में कहा था भाषाई प्रांत आयोग का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करने का सुझाव, और बिल्कुल सही, इसने भाषाई आधार पर नकारा था क्योंकि लगातार चीजें यही चल रही थी भाई कि भाषा के आधार पर क्या किया जाए, भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन किया जाए। लेकिन इसने नकारा, इसने प्रशासनिक सुविधा कहा, इसने विकास का आधार दिया, विकास, इसने भौगोलिक संरचना, भौगोलिक रचना का इसने आधार दिया, साथ साथ में वित्तीय स्थिति क्या है क्षेत्र की उसको आधार जरूर माना, लेकिन इसने भाषाई आधार पर बिल्कुल नकार दिया। 1948 में हमारे पास जेवीपी आयोग आता है। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होता है। यहाँ पर आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, यहाँ पर V4 हो जाएगा आपके पास वल्लभ भाई पटेल, ये आपका जेल नेहरू है, ठीक है, J4 जेल नेहरू, V4 वल्लभ भाई पटेल, V4 यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, पट्टाभी सीतारामन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, कौन इसका सदस्य था नहीं था, ठीक है। इस आयोग ने भी भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन को क्या कर दिया, नकार दिया कि नहीं भाई भाषा के आधार पर क्या नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। भाषाई आधार पर क्या नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करेंगे तो तब आपके पास क्या आ जाएगा, फिर 1953 में सभी को पता है कि लगातार जो है आपका आंध्र प्रदेश की मांग चल रही थी। अनशन करते करते यहां पर सिर्रामल्लू कोई मिलते हैं जिनका देहांत हो जाता है आमरण अनशन करते करते। अब यहां पर सरकार वो बोलते ना कि बल यहां फंस गया वो सीएम, है ना, तो वहां पर प्रधानमंत्री फंस गए थे। तब जाके 1 अक्टूबर को 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर किया जाता है, और उसी समय 1953 में भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन
राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। 53 में इसका गठन होता है, 1955 में ये अपनी रिपोर्ट सौंपता है और 1956 में इसका एक्ट बनता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य फिर आपका आंध्र प्रदेश को यहाँ पर माना गया है, इसको ध्यान रखना। दूसरी बात क्या है कि क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं कौन इसका सदस्य था या नहीं था, तो भाई यहाँ पर फजल अली इसके अध्यक्ष मिल जाते हैं, KM पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू, ये दो और शामिल हैं। तो इन दोनों के सदस्य आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखना। ये तो नाम से भी हो जाएगा, J4 जवाहरलाल नेहरू, V4 वल्लभ भाई पटेल, P4 पट्टाभी सीतारामैया, और कभी कभार आ जाएगा कि पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था, और इन्हीं में से कभी आपका वल्लभ भाई पटेल का नाम, कभी जवाहरलाल नेहरू का नाम ऑप्शन में आ जाता जो उसमें नहीं है। ठीक, चलिए अगला चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 41, गलत कथन ढूंढना है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, अभी हमने देख लिया। पुनर्गठन आयोग 1953, ये भी देख लिया। फजल अली आयोग ने एक राज्य एक भाषा की मांग, हाँ तो भाषा के आधार पर भाई हर भाषा के लिए अलग अलग राज्य की मांग की गई थी। फजल अली आयोग ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का सुझाव दिया था, ये बिल्कुल गलत है। फजल अली आयोग ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का सुझाव दिया था। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन 7th AD एक्ट आपके पास होता है, अमेंडमेंट एक्ट, जिस एक्ट के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, इसका ये था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास डी वाला गलत हो जाएगा, बाकी 1 2 3 आपका बिल्कुल सही है। हम ऊपर वाले क्वेश्चन में इनको सोल्व कर चुके हैं। अगला आता है भारतीय संविधान में कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित बिल्कुल है। भारत में नागरिकता का प्रावधान अमेरिका से ना, नागरिकता का जो आपका प्रावधान लिया गया वो ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा, नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार संसद के पास है, बिल्कुल है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया, ये भी सही है। सही ढूंढना था 1 3 4 है कहीं, 1 3 4 ऑप्शन नंबर 3 आपके पास यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई, भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल देखो जरा, भारत में नागरिकता किस किस चीज से प्राप्त की जा सकती है, जन्म से, पंजीकरण, देशीकरण, भूमि अर्जन और वंश परंपरा। तो 5 आधार पर की जाती है। यहाँ पर ऑप्शन में सभी के सभी हैं, तो ये तो आपका तुक्के या बेसिक क्वेश्चन है भाई, इनमें तो ज्यादा कुछ सोचना ही बिल्कुल भी नहीं है ना। चलिए अगला हमारे पास आता है कि भारत में किस आधार पर नागरिकता का अंत नहीं किया जा सकता है। संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर बिल्कुल किया जा सकता है, युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करने पर बिल्कुल। तीसरा वाला आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि 5 नहीं 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर क्या है, नागरिकता का अंत होता है, 5 वर्षों में नहीं, इसलिए यहां पर ये आपका गलत हो जाएगा। 45 के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत के प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है, तो यहाँ पर आपके पास इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 7 क्या मिलता है, ये क्या है कि पाकिस्तान से भारत को आने वाले। 7th आता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले। पाकिस्तान जाने वाले जो भारतीय नागरिक होंगे या भारतीय जो व्यक्ति होंगे, उनकी नागरिकता से संबंधित आर्टिकल 7 मिल जाएगा। आर्टिकल 8 की अगर हम बात करेंगे तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव यानी जिनका वंश वगैरह भारत में है, तो उनसे संबंधित आपके पास आ जाएगा। और 9 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि विदेशी नागरिकता लेने पर, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब कुछ चीज़ों में तो ये आपका चलता रहता है कि जैसे आपके पास जिन्होंने किसी विशेष क्षेत्र में योगदान वगैरह दिया है, ठीक है, कला वगैरह, जैसे आप सानिया मिर्जा वगैरह की बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, वहाँ पर आपको वो छूट दी गई सरकार के द्वारा। अगला चलते हैं 47 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की श्रेणी भारत सरकार द्वारा 2014, ये आपका 2003 में आपके पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा, जो 2003 में आपके पास संशोधन होता है नागरिकता अधिनियम में, उस संशोधन के तहत यहाँ पर क्या किया गया कि जो आपका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI है ना यहाँ, ठीक है, तो इसकी एक श्रेणी बनाई गई। 16 देशों में ऐसे लोग जो आपके पास जिनको ये एक अलग से श्रेणी में रखा गया, 16 देशों के साथ अनुबंध यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा कि OCI यानी यही वाला ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को भारत में मतदान करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल इनको मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। हाँ, वो 2014 के आसपास एक आया था ना, वो NRI को था।
एनआरआई को मतदान का अधिकार दिया गया है, मतलब ओसीआई जो भी है उसको नहीं दिया गया, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा हो जाता है आपके पास यहाँ पर कि ओसीआई कार्ड धारकों को अनुच्छेद 16 के तहत अवसर की समानता का अधिकार होगा, ये भी गलत है, ये अधिकार भी नहीं होगा। तो केवल 2 आपका यहाँ पर सही है, पहले वाला भी गलत है क्योंकि 40 नहीं 2003 हो जाएगा। तीसरा वाला भी है कि अनुच्छेद 16, पता चल रहा तुम ग्रुप सी की तैयारी करो, पहले ही पेपर कैंसिल हो रहे हैं, वो लोग भी आके फॉर्म भर रहे हैं, तुमसे आगे निकल जा रहे हैं ना, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई, ठीक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है कि कथन कारण वाला, कोई भी ओसीआई कार्ड धारक भारत का नागरिक नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आपके पास बिल्कुल सही है कि ये भारत का नागरिक नहीं होगा। अगर नागरिक होता तो उसको इस श्रेणी में क्यों रखते ना, ठीक है, पूर्ण नागरिक नहीं होगा। दूसरा कि भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता, ये भी सही है भाई कि हमारे पास एकल नागरिकता है, 2 देशों की नागरिकता आप साथ लेके नहीं चल सकते हो। अब यहाँ पर देखेंगे कथन कारण में कि भाई क्योंकि यहाँ पर आपका पहले दूसरा कथन पढ़ा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता इसलिए कोई भी ओसीआई कार्ड धारक भारत का नागरिक नहीं होता। तो यहां पर इस तरीके से क्या है, बिल्कुल सही बन रहा, तो तब ये स्पष्टीकरण भी सही है, ठीक है, क्योंकि हम बना देते हैं उस व्यक्ति को भारतीय नागरिक, लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता का तो क्या है, प्रावधान ही नहीं मिलता है। अगला आता है हमारे पास कि एल.एम. सिंघवी समिति ने निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रवासी भारतीय दिवस, ये तो बहुत ही आसान है, 9 जनवरी। आप सभी को पता है कि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो तब इनको प्रवासी दिवस वगैरह इस तिथि को यहाँ पर मनाया जाता है भाई, ठीक है ना। चलिए 2019 के, इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि इस तरीके से ना ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो आपके पास क्या मिल रहा है कि 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार वे व्यक्ति जो डैश डैश को या उससे पहले भारत में प्रवेश किए थे तथा पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई समुदाय से संबंधित नागरिकता के पात्र हैं। 31 दिसंबर 2014 यहाँ पर ये डेट मिलती है, जो 2019 का संशोधन अधिनियम था उसमें ये प्रावधान किया गया था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन देशों से जो गैर मुस्लिम समुदाय के लोग अगर वो भारत आए हैं तो उनको क्या दी जाएगी, भारतीय नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर इन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चले आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 50 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। सबसे पहली बात करते हैं हम, जो हमने रटा हुआ है लगातार कि केवल भारतीय नागरिकों को आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये अनुच्छेद हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को हैं, बाकी सभी के लिए है जो भी भारत में है, ठीक है। तो पहला प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21, विधि के समक्ष समानता 14, शिक्षा का अधिकार वही 21 का फर्स्ट आ जाएगा, लोक नियोजन में अवसर की समानता 16। इनमें से 15, 16, 19, 29 में से केवल यह जो नागरिकों को है, ये कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी है। तो 1, 2 और 3 इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा, जो कि विदेशी नागरिकों को भी दिया जा सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो भी आपके पास लिंग वंश वगैरह के आधार पर जो भी आपके पास विभेद वगैरह है, यहाँ पर लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये सारी चीज़ें केवल नागरिकों को हैं, ठीक है। 51 आता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 आ जाता है, 1963 में नहीं किया गया भाई, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर आपका 55 में तो था ही है, फिर आपके पास यहाँ पर आपका 86 आ जाएगा, 86 से पहले हमारे पास ये आ जाता है 1992 में, फिर 2003 है, 2005 है, फिर 2015 और 2019। तो ये अभी तक नागरिकता अधिनियम जो 1955 में, उसमें इस प्रकार के इतने सारे ये संशोधन अभी हो रखे हैं। अगला हमारे पास है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 किस कार्ड धारक का विलय किस में किया गया। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मिल जाता है, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को समाप्त करके यहाँ पर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें इनको मिलाया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार की विशेषताएं नहीं, ध्यान से देखना इसको। मूल अधिकार न्यायोचित है, बिल्कुल है। भाग 3 के हनन होने पर हम न्यायालय जाते हैं, न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत
226 हाई कोर्ट और 32 में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट जारी करता है मूल अधिकारों के हनन होने पर। दूसरा है कि मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो अभी मैंने इसी को बताया, अभी आपको 32वां जो आपके पास है ना। अगला कि मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है, बिल्कुल है, राज्य के खिलाफ व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है। और फोर्थ वाला संसद मूल अधिकार को घटाया बढ़ा नहीं सकती है, ये गलत है, क्योंकि मूल अधिकारों को घटा बढ़ा सकती है, बिल्कुल। अरे वही तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने कहा भाई कि संविधित चीज़ों में संशोधन हो सकता है, संपादिका अधिकार हटा दिया था। उसके बाद पता है ना आपको 44वें संविधान संशोधन में इसको मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार आर्टिकल 300 का ए के तहत रखा गया, तो हटा सकता है बिल्कुल। 54 है कि निम्नलिखित में से किस मामले में संसद ने 24वां संविधानिक संशोधन अधिनियम बनाने के लिए प्रेरित किया था। ये थोड़ा सा आसान था इसलिए कि 24वां संविधान संशोधन 1971 में है, ध्यान से देखना। गोलकनाथ हो जाएगा 1967 में, मिनर्वा मिल्स 1980 में आ जाएगा, केशवानंद 1973 में आ जाएगा, शंकरी प्रसाद 1950 में ही है शायद, हाँ 50 के आसपास ही, ठीक है। यानी कि अगर 24वां संविधान संशोधन पारित किया गया तो उसी के आसपास का कुछ होगा, तो आसपास का तो फिर यही मिल रहा सीधे सीधे। इसके सुझाव पर क्या किया गया था, 24वां संविधान संशोधन नियम पारित किया गया। अगला आता है 55 अनुच्छेद 12 के तहत राज्य में शामिल नहीं है, ये डिट्टो क्वेश्चन आ चुका आपका, तो इसमें ना न्यायपालिका को नहीं शामिल किया गया। आर्टिकल 12 में आपने देखा कि भाग 3 में जो राज्य शब्द है वो किस किस के लिए प्रयोग हुआ है, तो उसमें आपका संघ आ जाएगा, राज्य विधानमंडल आ जाएगा, संसद वगैरह विधानमंडल, संघ की कार्यकारिणी, राज्य की कार्यकारिणी, सभी न्यायिक प्राधिकरण वगैरह, स्थानीय निकाय वगैरह। तो इसमें 3 और 4 इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमें बता रखा है, आया हुआ क्वेश्चन है, अगर आप नेट पे भी ढूंढोगे, इसको स्कैन करोगे ना, मिल जाएगा आपको, ठीक है, टेक्स्ट बुक वगैरह में। 56 आता है कि अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत विधि के अंतर्गत समावेशित नहीं है। ये बहुत डीप वाले क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, और ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में जरूर आपने देखा होगा कि जो आर्टिकल 13(3) है उसके तहत विधि शब्द के अंतर्गत किस किस चीज़ को रखा गया है। तो यहाँ पर अगर हम विधि के अंतर्गत की बात करेंगे तो अधिसूचना है, रूढ़ि या प्रथा, रूढ़ि वही परंपरा, प्रथा, नियम विनियम आ जाएगा, हित अहित इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर आपके पास एक क्या आ जाएगा, आदेश, एक अध्यादेश को भी यहाँ पर विधि माना गया है, नियम विनियम, और एक इसी के साथ साथ एक उपनियम याद रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि के अंतर्गत इन सभी चीज़ों को यहाँ पर जगह दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यदि विधायिका द्वारा कोई कानून संविधान सम्मत नहीं है तो न्यायालय ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अनुच्छेद 13, 32, 226 के तहत भारतीय न्यायपालिका यह कार्य कर सकती है, ये भी सही है। यह प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। देखो ये चीज़ है क्या पता है आपको, इस चीज़ को एक नाम दिया गया, अगर आपको ये पता है तो तब ये बहुत आसान हो जाएगा। इसको न्यायिक पुनरावलोकन कहा गया है, न्यायिक पुनरावलोकन कहा गया कि संविधान के द्वारा बनाया गया, विधायिका के द्वारा बनाया गया कोई विधेयक जो है, कोई कानून है, अगर वो नहीं है संविधान के हिसाब से तो उसको न्यायालय रोक सकता है उसको लागू होने से, और वो चीज़ न्यायिक पुनरावलोकन। अब यहाँ पर दोनों तो हमने कहा भाई ठीक है सही है, लेकिन तीसरा वाला अगर हम बात करेंगे ना, ये फैक्ट वाला क्वेश्चन आता है कि न्यायिक पुनरावलोकन सबसे पहले यूएसए और लिया भी गया तो अमेरिका से, तो ब्रिटेन से नहीं लिया गया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही में यहाँ पर भी आपका ऑप्शन यानी स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता का अपवाद है। विधि के समक्ष समता का अपवाद यहाँ पर सभी का सभी है। 361 में राष्ट्रपति व राज्यपाल के विशेष अधिकार आ जाते हैं। 105 में संसद सदस्यों के विशेष अधिकार आ जाते हैं। 194 में राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेष अधिकार आ जाते हैं। देखो आर्टिकल 14 क्या कहता है, 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष क्या है, सभी समान हैं, एक समान सभी लोग हैं, चाहे वो कोई भी है। लेकिन राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद सदस्य, राज्य विधानमंडल, कुछ और भी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, आपका विदेशी राजनयिक वगैरह, तो उनको ना अलग अतिरिक्त अधिकार मिलते हैं। अब जैसे माना आप ट्रैफिक में चल रहे हो और आती ना राष्ट्रपति की फ्लीट आ गई भाई, तो उनको विशेष अधिकार है कि भाई सारे रोड बिल्कुल बंद कर दो, राष्ट्रपति आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, राज्यपाल आ रहे हैं, या फिर आपका जो भी राज्य मतलब विधायक लोग आ रहे हैं, कुछ लोग तो चलो भीड़ भड़ाके में चल भी लेते हैं, लेकिन है ना, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अन्य नागरिकों से उनको अतिरिक्त अधिकार हैं, ठीक है। तो इन सभी को यहाँ पर इससे बाहर रखा गया।
59 आता है कि अनुच्छेद 15 के किस भाग ने अनुसूचित जाति और जनजाति सहित पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए सरकार को विशेष प्रावधान के लिए सक्षम बनाया है? तो यहां पर आपके पास 15 का क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगर हम इसके फर्स्ट की बात करेंगे तो यहां पर आपने देखा होगा कि कुछ चीजें मिल जाती हैं, धर्म, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान या इनमें से किसी एक आधार पर किसी व्यक्ति से विभेद नहीं किया जाएगा। हाँ, बाकी के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, 15 का 2 कहता है इन आधारों पर किसी व्यक्ति से सार्वजनिक स्थलों पर जाने से रोका नहीं जा सकता। ठीक है, 3 वाला आपके पास मिल जाएगा कि बच्चों व महिलाओं। देखो यहीं से फिर आपका इसके अपवाद शुरू हो जाते हैं। आरक्षण की जो हम बात करते हैं, यहां पर तो कहता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन फिर संविधान अगले उसमें कहता है कि महिलाओं के लिए क्या होगा? विशेष प्रावधान होंगे, विशेष उपबंध होंगे। और 4th में वही SC ST वाला जो आरक्षण की हम बात करते हैं। फिर 15 का 5 है जो आपका शिक्षा वगैरह शैक्षणिक संस्थानों को जो है आपके पास कुछ सीटें निर्धारित करने की अनुमति देता है। और उसके बाद अंतिम रूप से फिर 16 आ जाता है, जिसमें 16 में आपके पास क्या आ जाएगा? जिसमें 16 में आपके पास वही EWS वगैरह की अगर हम बात करते हैं 15 का 6 मिल जाएगा और 16 का 6 भी आपके पास ही मिल जाता है। 60 आता है कि 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया? तो कराची अधिवेशन सरदार पटेल की अध्यक्षता में, सभी को पता है मौलिक अधिकारों की यहाँ पर आपका बात की गई थी। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव जो यहाँ पर आपका कराची में रखा गया था। 61 आता है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ये भयंकर वाली लाइन है भाई। ठीक है, तो ये आपका S राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर 4 आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं। उनके द्वारा इस कथन को यहाँ पर कहा गया है। ठीक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 62 आता है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे डैश डैश के तहत वर्गीकृत किया गया है। दिक्कत पता क्या होती है कि हम क्वेश्चन को नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोगों ने जिसने इसका ऑप्शन फर्स्ट किया होगा या जो अभी भी फर्स्ट सोच रहा होगा इसका, जो लोग संस्थान से नहीं जुड़े, हाँ ठीक है धर्म की तो इसी में ना। देखो धर्म स्वतंत्रता अलग चीज़। ये कह रहा है कि धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया। अरे अभी तो देखा समता का अधिकार आर्टिकल 15 में यही तो देखा था, जिसमें हमने आपका ये धर्म जाति वगैरह के आधार पर सब देखा है ना। तो 4th वाला यहाँ पर इसका आंसर होगा। 63 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 103वां संविधान संशोधन का संबंध आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के, बिल्कुल EWS से संबंधित है। और अभी मैंने कहा ना कि 16 का 6 और 15 का 6 इससे संबंधित है, तो दोनों के दोनों कथन इसमें आपका सही मिल जाते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया कि कुछ विशेष अधिकार, आपको पता है कि जैसे सीटों में 10% आरक्षण वगैरह की बात की गई है, तो वो आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा। आगे चलते हैं 64 में कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 किससे संबंधित है? ये अस्पृश्यता से संबंधित है। वैसे ये भी 1955 का ये शायद, तो ये आपका फिर इसको नाम चेंज यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा। समान पारिश्रमिक 1976 का है। भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। देखो ये बहुत आसान है भाई। क्या है आपके पास कि उपाधियों का अंत किया गया ना 18 में। और अगर आपके पास आएगा कि भारत में पद्म पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं, तब भी आपके पास आंसर यही मिल जाएगा। 19 में तो बहुत सारी चीज़ें अभी आगे इनको देखेंगे। हाँ 17 में आपके पास क्या मिल जाएगा? 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। 12 में तो राज्य शब्द हम पीछे देख चुके हैं इसको। 66 यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के निर्माण संबंधी अधिकार दिए गए? सहकारी समिति ने संगठन बनाने की जो स्वतंत्रता है वो आपके पास यहाँ पर दी गई है। आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 1 का घ में। देखो यहाँ पर आपके पास पता क्या मिलता है? ये 19 के 1 का 1 का ख ग घ ग और छ 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इनकी बात करेंगे 19 के अंतर्गत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा? सबसे पहले वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आगे क्वेश्चन में भी आपके पास मिल जाता है। ठीक है, खा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका यहाँ पर किस चीज़ की बात की गई है? सम्मेलन का अधिकार दिया गया। सम्मेलन भी कैसा?
हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। ऐसा नहीं कि आप तलवार लेके चल रहे हो, ठीक है। गा की बात करेंगे तो गा में क्या है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, उसी में आपके पास ये सहकारी समिति भी आ जाएगी। घ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, घूमने यानी भ्रमण का अधिकार आपके पास दिया गया। फिर आपके पास आ जाएगा निवास की स्वतंत्रता दी गई है, और यहाँ पर आपके पास व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता आपको मिल जाती है 6 में। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से डीप में मिल जाएंगे आर्टिकल, तो ध्यान रखना भाई, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 66 आता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। क्या क्या चीज़ें हैं जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है? शांति का अधिकार, बिल्कुल भाई, शांति का अधिकार भी आपके पास मिल जाएगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की अगर हम बात करेंगे, जहाँ पर हमारे पास क्या आता है, चुप रहने का अधिकार। पता आपको कि चुप रहने का अधिकार भी इसमें दिया गया है। राष्ट्रगान के समय चुप रहने का अधिकार, ये भी आर्टिकल 19 में आपको दिया गया, ठीक है। जवाब देने का अधिकार भी इसमें आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास लिंग पहचान व्यक्त करने का अधिकार भी है, और राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार भी है। ये अधिकार आपको 2004 में दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाता है कि जो आपका विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, व्यापार से संबंधित जो विज्ञापन वगैरह हैं उनको, या वाणिज्य से संबंधित विज्ञापन की बात की जाती है, उसकी स्वतंत्रता दी गई है। साक्षात्कार की स्वतंत्रता, ये सब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति में। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा आधार वाक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का आधार नहीं हो सकता? कि भाई वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, देखो इसको रोक भी तो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1, भारत की संप्रभुता, अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है, ठीक है, लोक व्यवस्था से संबंधित कोई प्रश्न है, वहां पर आपको वाक यानी बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। सामाजिक सुधार, ये गड़बड़ हो जाएगा। सामाजिक सुधार का मतलब तो आप बोल सकते हो ना, समाज भाई किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या सुधार होने चाहिए, तो बोल सकते हो, ठीक है। न्यायपालिका का अपमान नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बोलने की स्वतंत्रता हो कुछ भी बोल दो। पता ना आपको कि मौलिक अधिकार से संबंधित एक बात आती है कि आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि कोई व्यक्ति जो है आपका ऐसे कोई पत्थर रख के रस्सी पे ऐसे घुमा रहा था, ठीक है। सामने कोई और व्यक्ति खड़ा था, तो उस पर बिल्कुल टच होते हुए वो बच जा रहा था, मतलब है ना, कि उसकी तरफ वो पत्थर आ रहा था, तो वो बेचारा डर रहा था उससे। तो उसको बोला गया भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने बोला भाई मुझे तो स्वतंत्रता का अधिकार है। उसने बोला भाई देखो, तेरी स्वतंत्रता वहाँ तक है जहाँ तक मेरी नाक शुरू हो रही है, यानी तेरी स्वतंत्रता वहाँ पर ख़त्म हो जाती जहाँ से मेरी नाक शुरू, मेरी नाक में अगर लग गया ना बेटा, तो ये स्वतंत्रता नहीं है तुझे। यानी मौलिक अधिकार हमें वहाँ तक दिए गए जहाँ तक किसी दूसरे को कोई परेशानी ना हो, मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से वहाँ पर इस सब चीज़ें प्रतिबंधित किया गया है, ठीक हो जाएगा। चले आगे, अगला हमारे पास चलता है क्वेश्चन नंबर आपका 69 की निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने ही विरुद्ध गवाही देने का संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 20 हमने देखा, जहां पर आपका अपराध दोष सिद्धि में संरक्षण देता है। आपने जो कार्य किया है वो अपराध है या नहीं, इसके बारे में आपके पास यहां पर मिल जाएगा। पहला आपके पास आ जाएगा क्या, अपराध का समय, कि भाई अगर आपने कोई कार्य किया है उस कार्य को तभी अपराध माना जाएगा जब उससे पहले कोई कानून बना हो जिस कानून में उस कार्य को अपराध बनाया गया है। माना आपने चोरी करी आज और कल कानून बना कि चोरी करना अपराध है, तो आपने अपराध नहीं किया क्योंकि आपने कानून बनने से पहले वो कार्य किया है, ठीक है। दूसरे में आपके पास क्या मिल जाएगा, एक कार्य के लिए, एक अपराध के लिए एक बार सजा, एक अपराध हेतु एक बार सजा दी जाएगी, दूसरी बार सजा नहीं दी जाएगी। यहां पर ये मिलता है क्या, दोहरे दंड से स्वतंत्रता दी गई है, दोहरे दंड से स्वतंत्रता दी गई है। तीसरा मिलता तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ अधिकार स्वीकार करने पर विवश नहीं किया जा सकता। ब्रेन मैपिंग, वो आपका लाई डिटेक्टर टेस्ट जो आता है झूठ बोलने वाला है ना, तो वो सब आपका जबरदस्ती किसी व्यक्ति का ये सब नहीं किया जा सकता। 70 आता है कि निम्नलिखित कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है? तो जीवन की रक्षा का अधिकार है, निजता का अधिकार, आधार कार्ड वाला मामला कोई अभी हाल ही में आया था। आश्रय का अधिकार मिल जाएगा, भाई आश्रय देने का अधिकार यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। साथ साथ में आपके पास क्या मिल जाएगा, स्वास्थ्य का अधिकार यहाँ पर मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये सभी के सभी यहाँ पर आपके पास हैं। इसके अलावा आपके पास और भी चीज़ें मिलती हैं। आर्टिकल 21 में हमारे पास विदेश यात्रा का अधिकार है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि भारतीय नागरिक की विदेश यात्रा को कौन सा अधिकार संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल 21 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सड़क पर व्यवसाय से संबंधित,
वो ठिल्ली वाले जो होते ना, तो उनको भी यहाँ पर देखो बहुत सारी ये चीज़ें मूल संविधान में नहीं थी। वाद आते हैं कई सारे, वाद में डिसीजन फिर आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन सभी तरीके से दिया जाता है, ठीक है। और जीविकोपार्जन वगैरह आ जाता है, तो जब आ जाए जीविकोपार्जन पर वही जीविकोपार्जन भी उसी तरीके से आ जाएगा जैसे हम ठेले लगाने की बात कर रहे हैं। और हाँ एक अभी 2018 में यूपी हाईकोर्ट के द्वारा मनपसंद विवाह को भी इसके अंतर्गत क्या रखा गया, मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। चलिए अगला है कि कौन सा सही है। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ आपातकालीन चिकित्सा अधिकार से संबंधित है। बिल्कुल भाई, इसकी 1989 वैसे सन ज़्यादा याद नहीं रखने इसके, बस वही है आर्टिकल 21 वाला यही है, ठीक है। के.एम. पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ एकांता का अधिकार। एकांता का अधिकार ये वाला वैसे 2018 में एकांता का एक अधिकार आपका राजगोपाल बनाम तमिलनाडु सरकार का भी मिलता है, ठीक है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ विदेश जाने का अधिकार 1978, तो ये आपके पास मिल जाएंगे सभी के सभी। अगला आता है कि अनुच्छेद 21 का को किस वर्ष संविधान में शामिल किया गया, और ये सभी को पता है भाई, ये तो वही है ना 86वें संविधान संशोधन, जिसके तहत कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना उनका मौलिक अधिकार माना गया है। अगला कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निवारक निरोध अधिनियम, ये भी आपका आर्टिकल 22 के अंतर्गत आते हैं। निवारक निरोध अधिनियम 1950, आंतरिक सुरक्षा मिसा इसको शॉर्ट फॉर्म में 71, रासुका 80, ये तो अभी भी चल रहा है। और डी वाला आंसर हो जाएगा आतंकवाद निवारक अधिनियम। आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002 में मिलता है। देखो सबसे पहले हमारे पास एक टाडा मिलता है। टाडा की बात करेंगे तो 1985 में आतंकवादी एवं विध्वंसकारी निषेध अधिनियम, ऐसा कुछ इसका नाम मिलता है। और इसी की जगह पे फिर 2002 में इसको पोटा कानून कहा गया है, आतंकवाद निवारक निषेध वाला, ठीक है। चले 74 आता है, कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार को प्रतिबंधित करता है। आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार को, बेगारी को और बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है, ठीक है। मानव दुर्व्यापार, देह व्यापार वगैरह संबंधित है। बेगारी बिना मतलब कार्य करवाना लेकिन कार्य का उचित मूल्य न देना बेगारी कहलाती है। और बलात् श्रम बिना इच्छा के किसी व्यक्ति से कोई कार्य करवाना। 22 आपके पास आ जाएगा क्या, गिरफ्तारी से संरक्षण। यहाँ पर भी हमारे पास 3 अधिकार दिए गए हैं कि गिरफ्तार करने से पहले गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। दूसरा कि 24 घंटे के अंदर अंदर निकटवर्ती मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। और तीसरा अधिकार यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है कि वो व्यक्ति मनपसंद वकील कर सकता है। फिर आपके पास यहाँ पर 24 में आ जाएगा क्या, देखो यहाँ पर ध्यान रखना, बलात् श्रम है 23 में, 24 में क्या है, बाल श्रम को निषेध किया गया है। अधिनियम भी बनता है ना, बाल श्रम निषेध अधिनियम 86 में, 86 में। 25 में तो धार्मिक स्वतंत्रता सभी को पता है, ठीक है। चलिए अगला आते हैं कि बाल श्रम, अच्छा ये तो आ तो गया बाल श्रम वाला, 86 में मिल जाएगा। 76 में हमारे पास क्या था भाई, समान वेतन वाला मिल जाएगा, समान वेतन वाला। 76 में ही हमारे पास क्या मिल जाएगा, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी निवारण अधिनियम भी यहाँ पर मिल जाएगा। जबकि 1948 में क्या मिलता है, न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी वाला अधिनियम मिल जाएगा तो 1948 में, ठीक है। 86 में हमारे पास पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी बहुत महत्वपूर्ण, इसको ध्यान रखना। एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आता है तो 86 में तो था, लेकिन नया वाला 2019 में, अभी नया वाला आ चुका पेपर में, तो मेरे हिसाब से उसी को फिलहाल ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। आगे हमारे पास आता है कि निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 25 में शामिल है। सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता, बिल्कुल है भाई। हिंदू शब्द में देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हिंदू शब्द के अंतर्गत, हिंदू धर्म के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है। जैन सिख बौद्ध शामिल है, फारसी शामिल नहीं। जब ये क्वेश्चन आएगा ना, सीधे फारसी ढूंढना या पारसी समुदाय ढूंढना, वो नहीं मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर दोनों मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ना तो सोचने वाली बात है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई आप ये सोच सकते हो कि जो पोस्ट राज्य सरकार निकालती है नौकरी वाली, वो राज्य सूची की, जो केंद्र से निकलती है केंद्र सूची का, दोनों से निकलेंगी तो समवर्ती की। लेकिन हमारे पास देखो शेयर बाजारी बहुत आसान था यहाँ पर कि शेयर बाजार से संबंधित तो राज्य के पास कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये संघ सूची में मिल जाएगा, समवर्ती में नहीं। 78 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत को शामिल किया गया। विधि की सम्यक प्रक्रिया की बात की गई है, तो विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब है कि जो नैसर्गिक रूप से प्राप्त अधिकार है, अब इनमें से नैसर्गिक रूप से फिर से वही जीवन जीने की स्वतंत्रता आ जाएगा, तो आर्टिकल इसको इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। 79 आता है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है। भारतीय संविधान ना धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। आपने
देखा ना कि जो आपके पास आर्टिकल 29 के आसपास मिल जाएगा, अल्पसंख्यकों की बात करता है। फिर भाषा वालों की बात तो फिर 350 का फर्स्ट सेकंड में भी आती है। निम्न में से किस एक प्रलेख में किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की महानतम रक्षा माना जाता है? बंदी प्रत्यक्ष। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा ये रिट जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। परमादेश। परमादेश किसी पदाधिकारी को अपने कर्तव्य के पालन का आदेश देता है। उत्प्रेषण है जहां पर आपका न्यायालय क्या करता है? अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली की जांच करता है। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली की जांच करेगा। और प्रतिषेध में भी न्यायालय क्या करेगा कि जो आपका सीमा से बाहर के हस्तक्षेप को रोकेगा। कौन? न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को उसकी सीमा से बाहर के मामलों पर हस्तक्षेप करने से रोकेगा। ठीक। और क्या बचता है? अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा जो है कि किसी की योग्यता की जांच के लिए, योग्यता जांच के लिए आपके पास आ जाएगा। और ये तो देखो बेसिक क्वेश्चन है यार, ये तो भाई होने चाहिए वाले क्वेश्चन है ना। संपत्ति का अधिकार इनमें से कौन सी श्रेणी में? तो सभी को पता है, पहले तो आपके पास मौलिक अधिकार में था। 44वां संविधान संशोधन में इसको आर्टिकल 300 का ए के तहत आपका कानूनी अधिकार में शामिल किया गया है। 82 आता है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो इसको क्या कहा गया? राज्यों का एक संघ कहा गया। ठीक है, आर्टिकल 1 आपने पढ़ा होगा, उसी में मिल जाएगा सीधे। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? तो बहुत ही आसान है, आर्टिकल 20 में आपके पास मिल जाएगा। 3 में मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, 4 में डीपीएसपी, 20 में, 22 में संक्षिप्त नाम निरसन वगैरह आपके पास मिल जाएगा। संविधान की 6ठी अनुसूची देखो, हाँ इसकी मैंने बात की थी, इसमें मणिपुर नहीं है। इसमें याद रखना है क्या? ATM² नॉट मणिपुर। कि भाई कौन है? ए असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नॉट मणिपुर। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करेंगे ना तो मेघालय, मिजोरम, मणिपुर 3 MM मिलते हैं। तो M², 2 M तो हैं लेकिन मणिपुर नहीं है। तो नॉट मणिपुर अगर ये याद है तो बहुत आसान, सीधे सीधे यहीं पर आपको ये आंसर मिलने वाला है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा? तो सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा 1975 में दिया गया भाई। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो ये आपके पास यहाँ पर आपका उत्प्रेषण, 4th वाला। 2 चीजें हैं, एक प्रतिषेध है। प्रतिषेध क्या है? कि प्रक्रिया को रोकने के लिए, यानी कि अगर कोई न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को देखता है कि भाई ये राज्य अपने सीमा क्षेत्र के बाहर के वाद में हस्तक्षेप कर रहा है, तो उस प्रक्रिया के दौरान उसको रोकता है। लेकिन उत्प्रेषण आता है प्रक्रिया के बाद, डिसीजन के बाद उसको रोकता है। ठीक है, और इसके बारे में एक फैक्ट हम पीछे देख चुके हैं, जहां पर हमने देखा कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यप्रणाली, कहीं पर उत्प्रेषण ये भी आता है कि लंबित मामलों को ऊपर भेजने की बात करता है, तो वो भी इसी के अंतर्गत आपके पास मिल जाएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप में पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो यहाँ पर आपके पास ये मिल जाएगा 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग, मूल रूप से वही थी। तो अभी तो इसके भाग वगैरह कई सारे मिल जाते हैं, लेकिन मूल रूप से भी यही सब है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाद में पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा? देखो बहुत सारे लोगों ने कन्फ्यूजन था यार कि तो केशवानंद भारती होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। लेकिन पंथ निरपेक्षता के विषय में ये जो वाद आता है ये आपके पास आ जाएगा ऑप्शन सेकंड, SR बोम्मई बनाम भारत संघवाद। ये वाद आपके पास 1994 का आ जाएगा, 1994 का, तो इसको ध्यान रखना। मेनका गांधी 1976 की बहुत बार हो चुका है, बहुत इसमें 78 है। ठीक है, गोलकनाथ बनाम गोलकनाथ वही 1967, जहाँ पर भाग 3 में संशोधन नहीं कर सकते, मेनोरा में 1980, यहाँ पर भी आपका फिर मूल ढांचा दिया गया था, वही वाला कौन सा, केशवानंद भारती बनाम वाला। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 में, ये उसके अपोजिट है। किसके? एक हमारे पास आता संसदीय प्रणाली और एक आती अध्यक्षात्मक प्रणाली। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली में हमें पता है कि देश का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, सरकार का प्रधानमंत्री, जबकि अध्यक्षात्मकता में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति सरकार का भी और देश का भी क्या होता है, प्रमुख होता है। तो वो भारत की विशेषता नहीं है। 90 किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है? तो ये भी हम पीछे देख चुके हैं भाई, आपके पास किसका मिल जाएगा, आइवर जेनिंग्स का मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, 91 हमारे पास आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? देखो भाई ध्यान से, भारतीय
राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? 22 जुलाई को, 22 जुलाई 1947 को ये आपका अपनाया गया है। पिंगली वेंकैया के द्वारा ये मिल जाएगा। बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु, तो 1973 जब टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, आपको पता होगा कि 1973 से पहले शेर, लॉयन भारत का राष्ट्रीय पशु था। ठीक है, और राष्ट्रीय पक्षी की बात करेंगे तो 1963 आ जाएगा, 1963। तो आपका फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा कि हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया अक्टूबर 2010 में। अगला आता है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भविष्य लक्षी विधि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया तथा निर्णय दिया संविधान संशोधन द्वारा भी मूल अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती है? तो ये तो पढ़ा भी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता, बात खत्म। ठीक है, तो बाकी तो आपका सब हो ही चुके हैं, आगे चलते हैं। उन्नी कृष्णन केस 1993 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो उन्नी कृष्णन केस की अगर हम बात करेंगे ना, तो ये भी आपका शिक्षा के अधिकार से है, ऑप्शन नंबर सेकंड से। जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार, जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार एक रत्तीनाम वाद आता है, रत्तीनाम बनाम भारत संघ ऐसा कुछ करके, लेकिन इसको पलट दिया गया था फिर आपका ज्ञानकोर बनाम पंजाब राज्य। इस वाद में देखो, ध्यान से देखना कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है, तो ये रत्तीनाम बनाम कोई वाद था उसमें दिया गया, लेकिन फिर वापस क्या किया गया कि ज्ञानकोर बनाम पंजाब वाद में दिया गया कि जो जीवन जीने का अधिकार है उसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, और बाकी ये तो आपका मेनका गांधी वाला हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक, चले 94 आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सैन्य कानून संरक्षित हैं? तो वह सैन्य कानून की यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 34 में। 31 तो संपत्ति वाला था, 32 में आपके पास वही संवैधानिक उपचारों का अधिकार आ जाएगा। 33 भाग 3 के कुछ अपवाद आ जाते हैं, लेकिन जो आपका सशस्त्र सेनाओं वाले आएंगे वो आपका 34 में है। अगला आता है कि कथन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल लोकतांत्रिक देश है भाई, भारत का अपना एक संविधान है, तो ये भी सही है। देखो दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। भारत का अपना संविधान है, इसका मतलब ये नहीं कि इस कारण भारत लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतांत्रिक यानी गणतंत्र की तो अलग परिभाषा मिलती है कि जहां पर राष्ट्र का प्रमुख जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुना जाए एक निश्चित समय के लिए, यानी वंशानुगत शासन नहीं होता है, तो उसको गणतंत्र लोकतंत्र की संज्ञा दी गई है। लोकतंत्र तो खैर वैसे लोगों के द्वारा चुना गया सीधे सीधे। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है, तो इसमें भी ऑप्शन सेकंड था कि जिसमें सरकार क्या है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसी के द्वारा क्या भी की जा सकती है, हटाई जा सकती है। हालांकि इनमें से कौन सा संघीय में यानी संघ में एकात्मक है? यानी भारत संघ का जो भारतीय संविधान का एकात्मकता के अधिकार की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपके पास राज्यपालों की नियुक्ति एक ही जगह से की जाएगी। ठीक है, और क्या यहाँ पर आ जाएगा, राज्यसभा का असमान प्रतिनिधित्व। ठीक है, ये समान, ये भी आपका कानून कौन बनाएगा, केंद्र एक ही के पास है। और फिर आ जाएगा यहाँ पर आपका अखिल भारतीय सेवाएं, वो भी एक ही के पास अधिकार है, केंद्र के पास। तो 2 3 2 4 5 ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगला चलेंगे कि कथन एक, अच्छा 1946 की संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई है। बिल्कुल सही है भाई, नहीं चुनी गई है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया, बिल्कुल सही है। अब देखो ध्यान से, क्योंकि जो संविधान सभा का गठन किया गया वो कैबिनेट के प्रस्ताव पर किया गया, और कैबिनेट का प्रस्ताव था कि जो प्रांतीय काउंसिल में सदस्य हैं उन्हीं के आधार पर चुना जाएगा, इसीलिए ये वयस्क मताधिकार पर नहीं था। तो यानी दोनों सही भी हैं और व्याख्या भी सही मिल जाएगी। अगला हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको प्रस्तावना के शब्दों का क्रम दिया हुआ है, तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो भाई, क्या संस पलग, प्लग होता है ना लाइट का, तो उससे याद रख संस पलग, पलग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष एक ही चीज है। ठीक है, लोकतांत्रिक और गणराज्य, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाता है। अगला हमारे पास 100 क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ये किया गया था कि इसमें से नहीं हटवा दिया गया था। ठीक है, तो तब ये मिल जाएगा कि निम्नलिखित में से संविधान में प्रदत्त शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 हमारे पास मिल जाएगा, ध्यान रखना इसको। ठीक है, बलात्संग मानव की अवैध तस्करी तो आर्टिकल 23 में मिल जाएगी, अस्पृश्यता का उन्मूलन 17 में, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 में, कारखानों और कारखाना बचत 24 में। तो 23 24 कौन कौन है, 1 और 4, तो 1 और 4 आपके पास ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखो होता क्या है ना, कोई भी चीज़ पढ़ो तो
पढ़ो ठीक है, पेपर देखो तो बहुत टफ लगता है, लेकिन घर आके अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे ना, यकीनन बहुत ही मज़ा आएगा आपको। लगे हाँ यार, मतलब लगा कि वो वाली बात होती है ना कि हर दिन मेहनत आप डेली कर रहे हो, पढ़ा आप डेली रहो, कभी शाम को रहता अरे यार सोते सोते मन में विचार आते हैं। देखो मन अपने आप से ना, इंसान कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, कभी भी तसल्ली खुद को तो नहीं दे सकता, दूसरों को ठीक है झूठी तसल्ली दे दो, क्या जा रहा है। मैंने बताया ना, घर वालों को फ़ोन करके बता दो अरे क्लास में हूँ, चाहे तुम घूमने जा रहे हो कहीं, घर वाले बेचारे हमारे वैसे ही पहाड़ों में बहुत वो होते हैं कि अरे हाँ यार क्लास में है बच्चा, मत डिस्टर्ब मत करो, है ना। तो वो चीज़ अलग है, लेकिन खुद के हिसाब से ना खुद के मन को कभी झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। रात को कभी मन करता हाँ यार आज बढ़िया नींद आएगी, आज बहुत पढ़ा है, जिस दिन नहीं पढ़ा होगा ना खुद ही मन में विचार करे नहीं यार आज तो नहीं पढ़ा, कल मुझे 2 गुना पढ़ना है। पता नहीं वो कल आता ही नहीं आता है, वो चीज़ अलग हो जाती है, बट फिर भी इस तरीके से ख्याल तो मन में आते रहते हैं। ठीक है, तो भाई काम करो इन चीज़ों पे, पढ़ो लगातार। अभी समय बहुत समय, 2-3 महीना, अगर 2.5 महीने भी मिलते हैं तो बहुत समय है। ठीक है, करना आपको है। आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, आप समझदार हो, आपको पता करना क्या है, तो लगे रहिए, मेहनत कर दो, जी जान लगा दो, 2-2.5 महीने। मुझे पता, देखो शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, सबसे ज़्यादा व्यवधान इसमें आने वाला है। ना भी जाओगे ना तो मुझे नहीं लगता कि कोई नाराज, जॉब लगेगी ना उसका भी मैसेज आएगा आपको बधाई देने के लिए। सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं अगर आप सक्सेस हो। ठीक है, अगर आप ऐसे ही बेरोजगारी में हो तो जाओगे भी तो उसके बाद भी कोई वैल्यू नहीं मिलती है। ठीक है, तो जो भी है अभी करना आप लोगों को स्वयं है। मिलेंगे आपको अगले किसी सॉल्यूशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।